हाँ, तो पिछले वीडियो में हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग अन्योक्ति अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि उच्चारण मात्र से ही ज्ञात हो रहा है, अन्योक्ति शब्द दो शब्दों के योग से बना है। अन्य धन उक्ति, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दूसरे के माध्यम से कही हुई बात। इसका लक्षण है अप्रस्तुत के कथन को स्याही अप्रस्तुत के कथन को प्रस्तुत को जह बोध, अप्रस्तुत के कथन सो प्रस्तुत को जह बोध। अप्रस्तुत के कथन सो प्रस्तुत को जह बोध, तह अन्योक्ति बखानिए। तह अन्योक्ति बखानिए रसाल का विशोध। इसकी परिभाषा है अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा है कि जहां अप्रस्तुत का वर्णन, जहां अप्रस्तुत ब्रैकेट में उपमान, जहां अप्रस्तुत का वर्णन इस ढंग से किया जाए थी जहां अप्रस्तुत उपमान ब्रैकेट में उपमान का वर्णन इस ढंग से किया जाए कि प्रस्तुत का बोध हो।
जैसे फिर से देख लीजिए, अन्योक्ति अलंकार में अन्योक्ति शब्द दो शब्दों के योग से बना है। अन्य धन उक्ति, अन्य माने दूसरे की, उक्ति माने कथन, अर्थात जो दूसरे की कथन अर्थात अप्रस्तुत उपमान का वर्णन इस ढंग से किया जाए कि उपमेय का बोध हो, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कर फुलेल को आचमन, मीठे कहत सराय, रे गंधी, मति अंग तू, अतर दिखावत का है, इसका अर्थ यह हुआ कि इत्र बेचने वाला किसी मूर्ख व्यक्ति को के हाथ में इत्र लगा देता है, इसलिए कि वह उसके गंध का पता कर सके। लेकिन वह मूर्ख व्यक्ति जिह्वा से उसका रसास्वादन करके कहता है कि बहुत ही मीठा लग रहा है, बहुत ही उसकी सराहना करता है। तो वही कवि जो है गंध इत्र बेचने वाले के माध्यम से कह रहा है कवि कि अरे इत्र बेचने वाले, तुम्हें यह पता नहीं है कि तुम्हें किसे इत्र दिखाना चाहिए और किसे नहीं दिखाना चाहिए। तुमने ऐसे व्यक्ति को इत्र दिखा दिया है कि जिसको इसका ज्ञान नहीं है कि किस इंद्रिय के द्वारा इसका स्वाद लिया जाता है। अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, काल हमारी बात, देखिए यहां भी प्रस्तुत और अप्रस्तुत दो अर्थ होंगे। माली जब फूल तोड़ने के लिए जाता है तो जो कली है वह देख करके कहती है कि माली फूल तोड़ने के लिए आ गया है और वह जो खिले हुए फूल हैं उसको तोड़ कर लेकर जाएगा। आज हम अभी कली रूप में हैं
कल विकसित हो जाएंगे, खिल जाएंगे, तो कल हम लोगों को भी माली तोड़ के लेके चला जाएगा। अप्रस्तुत के अर्थ में क्या अर्थ होगा इसका? कि काल को आता हुआ देखकर, जमराज को आता हुआ देखकर बच्चा कह रहा है कि जमराज जो है वृद्ध मरणासन्न लोगों को ले जाने के लिए आ रहा है। आज हम लोग अभी बाल्यावस्था में हैं, कल नहीं तो परसों हम भी वृद्ध होंगे और हम लोगों को भी काल रूपी जमराज इसी प्रकार से उठा के लेकर जाएगा। तो यह डायरेक्ट जो है प्रस्तुत जो है माली के अर्थ में लिया गया है और अप्रस्तुत रूप से यह काल के लिए कहा गया है। तो यह ऐसा कि अप्रस्तुत के लिए कहा जाता है, लेकिन मालूम पड़ रहा है कि प्रस्तुत के विषय में ही कहा जा रहा है। अगला उदाहरण देखिए, तीसरा नंबर उदाहरण, स्वार्थ, सुकृत, न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर, तू पंछी उन्माद, अब देखिए इसका प्रस्तुत अर्थ क्या हो रहा है। बाज को इंडोर्स करते हुए कवि कहता है कि अये बाज पक्षी, तुम अपने आका शिकारी के कहने पर अन्य पक्षियों को मार करके किस चीज की प्राप्ति कर रहे हो? इस कार्य में न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ निहित है, न ही यह अच्छा कार्य है, और जो तुम श्रम कर रहे हो तुम्हारा श्रम भी बेकार जा रहा है। इसलिए अपने मन में विचार करके तो देखो कि तुम अपने कुल के अन्य पक्षियों का संहार क्यों कर रहे हो। अब अप्रस्तुत अर्थ में होगा कि अप्रस्तुत जयपुर के राजा जय सिंह को उद्धृत करते हुए कवि कह रहा है कि अय जय सिंह, आप अपने शासक औरंगजेब के इशारे पर अपने देशवासियों के, अपने हम वतन साथियों को क्यों उसका वध करवा रहे हो? जरा सोच कर तो देखो कि इस कार्य के लिए न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ निहित है, न ही यह सुंदर कृत्य है, और तुम्हारा किया हुआ श्रम भी निष्फल हो रहा है। इसलिए तुम अपने मन में थोड़ा विचार करके देखो कि तुम उस शिकारी रूपे औरंगजेब के हाथ की कठपुतली बन करके ऐसा घृणित कार्य क्यों कर रहे हो?
अगला उदाहरण देखिए, नह पराग नह मधुर मधु, नह विकास इकार, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इकाल, अली कली ही सौ बध्यो। आगे कौन हवाल, इस दोहे में भी ये सभी दोहे जो हैं गागर में सागर भरने वाले महाकवि बिहारी लाल के हैं। कह रहे हैं पहले प्रस्तुत अर्थ में भौरे को इंडोर्स करके कह रहे हैं कवि बिहारी लाल जी कि अय भौरा, अभी तो इस कली में पराग नहीं है, नहीं इसमें मधु जैसा मिठास है, और यह पुष्प जो है पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुआ है। अली कली ही सौ बध्यो, अभी केवल कली में आप इतने आसक्त हो गए हो, तो इसके युवावस्था में आने पर, इसके पूर्ण विकसित होने पर आपकी स्थिति क्या होगी। अप्रस्तुत कथन में देखिए, वयोसंध की अवस्था वाली चौहानी रानी अनंत कुमारी के प्रेम में आबद्ध राजा जय सिंह को लक्ष्य करते हुए कवि बिहारी ने कहा कि अभी न तो इसमें जवानी की रंगत है, न ही वाणी में सरसता है, और न ही यौवन के कारण इसके अंग प्रत्यंग प्रफुल्लित हुए हैं। अभी तो ये बाल्य अवस्था में, शैशवावस्था में है, तो शैशवावस्था में अनंत कुमारी के साथ आपकी इतनी आसक्ति है कि जब यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी, इसका शरीर अंग प्रत्यंग जो है इसके प्रफुल्लित हो जाएंगे, उस समय आपकी क्या स्थिति रहेगी। अगला उदाहरण, अगला उदाहरण दे रहे हैं कबीर दास के दोहे से। पानी हीते हिम भया, पानी हीते हिम भया, हिम गयो बिलास, हिम
हिम वह गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया। अब कुछ कहा न जाए। अब देखिए, कबीरदास जी ज्ञान के क्षेत्र में इतने मर्मज्ञ थे कि उन्होंने भी अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण दिया है। प्रस्तुत अर्थ में होगा कि पानी से ही बर्फ बनता है और बर्फ पुनः पिघलकर पानी का रूप ले लेता है। जो कुछ था सोई भया, पानी से ही बर्फ बना, बर्फ पुनः पिघल करके पानी होकर के पूर्व अवस्था में आ गया। अब कुछ कहा ना जाए, अब इससे आगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। और प्रस्तुत अर्थ में जीव ईश्वर से ही निकल करके शरीर धारण करता है और पुनः अपनी जिंदगी भर उस शरीर का उपयोग करता है। इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः आत्मा उसी परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है और जो पूर्व स्थिति है उसी को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार इस दोहे में भी अन्योक्ति अलंकार है। अन्य उदाहरण में अभी कबीरदास जी का जो शब्द है, शब्द में भी है कि काहेर नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उतबत जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। इस छंद में भी अन्योक्ति अलंकार है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो है 12वां नंबर